भी पंच धातु का लेके रखेंगे जो मतलब विसर्जित यहीं पे करना पड़े और वो वापस देवघर में हम लोग वापस रख सके, ऐसा हमने सोचा है। क्योंकि इस बार गाइडलाइंस हाई कोर्ट में जो एक याचिका दायर की गई थी उसके अनुसार जो कोई भी नेचुरल सोर्स में कोई भी मूर्ति 6 फीट से कम वाली मूर्ति विसर्जित नहीं की जाएगी। अच्छा। सब सारी जो मूर्तियां हैं 6 फीट के कम वाली, तो सारी मूर्तियां आर्टिफिशियल जो पॉन्ड है, जो कृत्रिम तालाब बोलते हैं, उसमें विसर्जित की जाएगी सब। अच्छा अच्छा। तो ये कितने दिन का आपने रखा है? हमने 5 डेज के लिए रखते हैं, हमें बहुत सालों से। एक्चुअली हमारे डैडी के ज़माने से हम लोग गणपति गांव में बिठाते, लेकिन नौकरी के ऐसे जब बाहर निकल गए तो मेरे भाई जो लोग हैं उन्होंने अपने अपनी तरह से गणपति बिठाना चालू किया। ठीक है, तो आइए विस्तार से हम बात करते हैं अब इधर जो है ना। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में खास मेहमान आज के हैं श्री अनिल राठौर जी, मीरा भाईंदर के स्वच्छता अधिकारी हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका। तो इनके यहाँ पर एक गणपति, बहुत ही खूबसूरत गणपति जी का आगमन हुआ है। तो आज हम उनसे जानकारी लेने आए हैं कि किस तरह से गणपति जी उन्होंने बिठाए हैं अपने यहाँ पर, और गणपति जी की जो मूर्ति है उसको लेकर के क्या उनके विचार हैं, क्योंकि वो महानगर पालिका में स्वच्छता अधिकारी हैं। तो उनकी जो भी सलाह है, उनकी जो भी बात है हमारे लोगों के लिए मायने रखती है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्क्रीन पर। धन्यवाद सर। सर कितने दिन के गणपति जी आपने बिठाए हैं? 5 दिन का, हम हमेशा 5 दिन का गणपति लाते हैं। अच्छा। और विधि वक्त उनकी सेवा करते हैं और 5 दिन के बाद 5वें दिन उनका निरोप समारंभ उनको करते हैं। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, आप चाहें तो लुक वहाँ रखेंगे, ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगेगा, लुक वहाँ रखेंगे। अच्छा सर, ये गणपति जी का आगमन और विसर्जन, इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से किस तरह से देखते हैं? आगमन एक कैसे हिंदू धर्म में ये जो चीज़ें हैं, जो फेस्टिवल आते हैं, हर महीने में एक फेस्टिवल हिंदू धर्म में आता है। इसके पीछे कई सारे नेचुरल कारण हैं। ओके। क्योंकि हम कोई भी चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब मानव ने कोई चीज़, हम किसी इसमें कोई पेड़ को पूछते हैं, कभी गाय को पूछते हैं, कभी बैल को पूछते हैं। ये जो हिंदू रीति रिवाज, उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हर चीज़ को महत्व दिया गया है। उसी तरह से अभी जो श्रावण महीने में हम लोग अभी बैल पोला था 2-3 दिन। अच्छा। मतलब पोले में पोला जो, तो वो जो ये होते हैं जानवरों को, मतलब जानवरों को भी आप अच्छे से उनकी पूजा करो, उनका सम्मान करो। अच्छा। मतलब हर चीज़ को सम्मानित किया गया है और वो उनको भगवान माना गया है हिंदू धर्म में। अच्छा, तो इसी तरह से जो गणपति जी आज आपके यहाँ पर आए हैं, इको फ्रेंडली आप बता रहे हैं, इको फ्रेंडली किस मायने में वो हैं, और उस इको फ्रेंडली का जो मैसेज है उसको लेके आपका क्या मैसेज है और नियम क्या है सरकार का, उस बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। सर सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को इतना बताना चाहता हूँ, मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंडिया की स्वच्छ सिटी में आया है। इस साल मीरा भाईंदर महानगर पालिका में हमने प्रेसिडेंट अवार्ड स्वच्छ सिटी का जीता है। तो स्वच्छ सिटी का जीतने के बाद ये हमारे जो राधा विनोद शर्मा सर है, जो उनकी कैप्टनसी में हमने ये जीता है। तो ये सारी माइक्रो प्लानिंग की गई थी पीछे 6 महीने से। जो स्वच्छ भारत की एग्ज़ाम होती है, मतलब इन द सेंस फील्ड विजिट्स वगैरह होती है, असेसमेंट होता है, उनकी सारी तैयारी ऑनरेबल कमिश्नर साहब ने वो करवा के ली हमसे, और उसका रिजल्ट आया कि हम लोग स्वच्छ सिटी में गिने गए। और ये सबके लिए महत्वपूर्ण बात तो है, लेकिन ये शोभनीय बात है शहर के लिए। इसके लिए मैं सभी लोगों को इसकी बधाई देना चाहता हूँ मीरा भाईंदर महापालिका की तरफ से। लेकिन ये मिलने के बाद जब इंडिया के मैप में कोई मीरा भाईंदर शहर स्वच्छ शहर में आ गया है, लेकिन अभी सारी जवाबदारी हमारी है, पब्लिक की है, रेसिडेंट लोगों की है। तो ये इसको मायने में रख के हम जो भी हमारे ऑफिसर्स लोग हैं उनको सर ने स्ट्रिक्टली बताया है, ऑनरेबल कमिश्नर सर ने, कि इको फ्रेंडली ही गणपति आप घर पे लाओ, उनका विधिवत पूजा अर्चा करो और विधिवत
उनका विसर्जन करो। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन भी की है हर महानगर पालिका। अच्छा, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं सॉरी क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से इस बात को कि दोस्तों ये हमारे मीरा भाईंदर के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि इस शहर को पूरे देश में जो सर्वेक्षण हुआ था, स्वच्छता सर्वेक्षण, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और यहाँ की महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, उन्होंने अवार्ड ग्रहण किया राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों। तो ये हमारे महानगर के लिए बहुत ही गौरव की बात है और महानगर की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से हम आपको भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने ये उपलब्धि हासिल की। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से उपलब्धि हासिल की, इसके लिए क्या तैयारी है? चलिए एक सवाल इस पर ही हो जाए। सर मीरा भाईंदर शहर जो शहर है सर, ये एक डिफरेंट मतलब अलग अलग कम्युनिटी का शहर है सर। जी जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग, ये मीरा भाईंदर एक छवि है भारत की। तो ये मीरा भाईंदर शहर है, एक छवि भारत की है। तो इसमें सारे लोग रहते हैं। और मीरा भाईंदर के जो आयुक्त राधा विनोद शर्मा साहब हैं, उनका जो विजन था, जैसे उन्होंने यहाँ पे चार्ज लिया, उन्होंने फर्स्ट ही विजन में हमको फर्स्ट ही मीटिंग में बता दिया कि मुझे वो राष्ट्रपति पुरस्कार, महामहिम राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार ग्रहण करना है। और उसी तरह से दिन रात तैयारी की गई है। स्वच्छता के बारे में, टॉयलेट्स अच्छे बनाने के बारे में, आपके मतलब स्वच्छता मतलब मैं अपनी स्वच्छता करूं, मेरे घर की करेंगे, मेरे मोहल्ले की करेंगे, सोसाइटी करेंगे, उसके बाद हमारे हॉस्पिटल की करनी है, आपके ऑफिस की करनी है, स्कूल की करनी है। इसमें सब स्वच्छता, यानी समग्र स्वच्छता, समग्र स्वच्छता, मतलब समग्र स्वच्छता की जिम्मेदारी है नहीं समग्र, ये हर पब्लिक ने करनी चाहिए थी। और पब्लिक ने हमें साथ दिया। एनजीओज थे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी थे, जो कुछ आपके जैसे पत्रकार भी है, जो इसके बारे में लोगों को बार बार बम्बार्डिंग कर रहे हैं कि हमें हमें स्वच्छ रखना है अपना शहर, हम फर्स्ट आएंगे। क्योंकि लास्ट ईयर हम 3 नंबर पे भारत में आए थे, इस बार हम लोग फर्स्ट नंबर पे आ गए। और उसका नतीजा ये है कि हम महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मैडम के हाथों से हमने ये इतना बड़ा गौरव हासिल किया। जी 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 जी। तो अब हम आते हैं, हम बात कर रहे थे जो हमारे गणपति जी हैं, जो उनको लेके क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, उस पर आप कुछ बता रहे थे। सर अभी हाई कोर्ट पे एक याचिका दायर की गई थी। जो नेचुरल रिसोर्स, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के वजह से नेचुरल रिसोर्स पूरे अफेक्टेड होते जा रहे हैं। जैसे ये मार्शी लैंड है, मीरा भाईंदर रहेगा, या मोस्टली जो ये है कोस्टल एरिया है, मुंबई रीजन, MMR रीजन में, जब हम लोग वो मूर्तियाँ इमर्स करते हैं, समंदर में डालते हैं, तो समंदर वो बाहर फेंक देता है। वो समंदर की वो एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, जैसे आइंस्टाइन का सेकंड लॉज है, उसी तरह समंदर का भी खुद का लॉज है, नेचर का खुद का लॉज है। कोई आप मुझे हैमर करोगे तो मैं आपको उसके अगेंस्ट रिएक्शन दूंगा। तो वैसे समंदर भी मूर्तियाँ बाहर लाके डाल देता है। तो उसके हमारी जो इमोशंस है, हमारी जो हिंदू रीति रिवाज के इसे हम लोग उनको लाते हैं, उनका पूजन करते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस इमर्स नहीं होता है, तो बाहर फेंक देता है समंदर। उससे कैसे हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। पोल्यूशन तो बढ़ता है, वो मैंग्रोव्स को भी अफेक्ट करता है, मछलियों को अफेक्ट करता है, और उसको इमर्स होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए हाई कोर्ट ने अभी इस साल में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन की है कि कोई भी बंदा उसका अगर कोई भी मूर्ति लेता है तो उसके सारे नंबर, नाम, कौन सी मूर्ति ले रहा है, कहाँ विसर्जन करने वाला है, इसका सारा गाइडलाइन उन्होंने दिया है। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त साहब ने, राधा विनोद शर्मा ने इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट आगे कदम उठाए हैं। तो उसका नतीजा है कि अभी जो 32 आर्टिफिशियल तालाब आर्टिफिशियल लेक जो हमने बना के रखे हैं, तो उसी में ही 6 फीट की मूर्तियाँ जो है, 6 फीट के कम वाली मूर्तियाँ, अब वो जो है वो समंदर में जाएगी, और 6 फीट के कम वाली जो मूर्तियाँ हैं वो आर्टिफिशियल तालाब में ही इमर्स की जाएगी, वहाँ पे विसर्जित की जाएगी। ऐसी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है। 6 फीट से कम की मूर्ति चाहे घर की हो या समुदाय की हो, समुदाय की, कोई भी, किसी की भी। ओके।
तो अच्छा देखिए दोस्तों, ये मेरे ख्याल से गणपति जैसा फेस्टिवल हमारे हिंदू धर्म में ही है जो इस बात का प्रतीक है कि जन्म है और मृत्यु है और उसके जीवन में, उसके बीच में जीवन का खेल चलता रहता है। तो हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा धर्म है कि उन्होंने ऐसा एक त्यौहार बना दिया गणपति, यानी मिट्टी के भगवान बनाते हैं और उसको मिटाते हैं। यानी भगवान का जवाब भगवान, आदमी ने भगवान का जवाब भगवान को ही दे दिया। आदमी, भगवान क्या करता है, आदमी को पैदा करता है और फिर मौत देता है, बीच में जीवन का खेल चलता रहता है। तो आदमी ने भी वही कर दिया कि भगवान को पैदा किया, मिट्टी का भगवान बनाया और फिर उसको विसर्जन कर दिया। तो ये कितना भक्ति भाव से लोग लाते हैं, इसको बनाते हैं, महीनों तैयारी होती है मूर्ति की, उसको सजाते हैं, फिर भक्ति भाव से उन पर फल फूल चढ़ाते हैं, उत्सव करते हैं, नाचते गाते हैं और विदाई भी नाचते गाते ही देते हैं। तो ये सब को लेके क्या भावना है आपकी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मीरा भाईंदर शहर में 30,000 के करीब मूर्तियों का विसर्जन होता है। अभी हर साल वो 10% इंक्रीज होती रहती है। अभी शिवार गार्डन के जो तालाब है वहाँ पे कम से कम 6,000 के आसपास मूर्तियाँ विसर्जित होती है। 1.5 दिन में 3,000 के करीब और 5 दिन में 2,000 कम से कम टोटल 10,000 आखिरी दिन तक विसर्जित होती है शिवार गार्डन। मतलब यही पॉकेट में पूरे मीरा भाईंदर में शहर में 30,000 के करीब मूर्तियाँ जो ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड के तहत बराबर 30,000 मूर्तियों का विसर्जन होता है। तो कितना पोल्यूशन, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ हम अगर यही खाड़ी में देते हैं, अभी फ्लड आ जाता है। क्योंकि फ्लड क्यों आता है कि वो मैंग्रोव उसके वजह से अफेक्ट होते हैं, मैंग्रोव अफेक्ट होने की वजह मर जाते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस उसमें अटक जाता है। तो बाद में फ्लड को रोकने के लिए वही मैंग्रोव काम आते हैं ना, तो उनको ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम लोग। उसी भगवान का नाम है लेकिन डिस्ट्रॉय तो वही हो रहे हैं। बराबर। तो सर मैं यही आपसे जानना चाहता हूँ कि जो वॉल्यूम आपने अमाउंट बताया मूर्तियों का, ये दिखाता है कि भगवान के प्रति, गणपति के प्रति लोगों का कितना गहन श्रद्धा है। और मेरे ख्याल से पूरे देश के मुकाबले महाराष्ट्र में जो एक दीवानगी है गणपति जी के प्रति, वैसी कहीं दिखती नहीं है। इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं? क्या यहाँ की मिट्टी में कुछ ऐसा है, मराठी मिट्टी में, मराठी मानुष में कुछ ऐसा है, कल्चर में क्या आप देखते हैं? सर सही बात है। महाराष्ट्रियन जो कल्चर है, यहाँ पे बड़े बड़े संत और मतलब बहुत पावन भूमि महाराष्ट्र की बोली जाती है। इनका महाराष्ट्र का इतिहास ही ऐसा है। सारे इतने सारे संत यहाँ पे प्रकट हुए, यहाँ पे प्रकट उन्होंने, मतलब ये महाराष्ट्र मतलब महान राष्ट्र के रूप में महाराष्ट्र को बोला जाता है। और ये जो, और यहाँ पे भाईचारा सबसे, सर हमारा चैनल सिर्फ लोकल ही नहीं है बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी है, तो विदेश में भी हमारे बहुत सारे फॉलोअर हैं। तो मैं चाहूँगा कि कुछ लाइन आप मराठी में भी बोलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, बाहर के लोग समझेंगे यहाँ की। महाराष्ट्रामध्ये महाराष्ट्राचा इतिहास असा सांगतो की पूर्ण महाराष्ट्र जो आहे याच्यामध्ये मोठे मोठे संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर माऊली आणि इथे प्रगट झालेले साईबाबा असतील, त्याच्यानंतर म्हणजे ताजुद्दीन बाबा असतील, इथे म्हणजे कितीतरी म्हणजे आयडल पर्सन इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणजे ते सुद्धा इथे झाले, शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, फुले, म्हणजे या गोष्टी, टिळक ज्यांनी गणपतीची सुरुवात केली, गणपतीची सुरुवात का करण्यात आली, लोकमान्य टिळक साहेबांनी जेव्हा 1993 मध्ये जी त्यावेळेस भारत पारतंत्र्यामध्ये होता, इंग्रजांचं राज्य होतं आणि गेट टुगेदर म्हणजे कुठलाही सण गेट टुगेदर साठी साजरा करायचा नाही, तिथे आपले विचार विनिमय करायचे, तिथे बसायला, त्याच्यासाठी या लोकमान्य टिळकांच्या मनामध्ये तो विषय आला। एक तर सद्भाव भावना आणि त्याच्यामध्ये देशाप्रती भावना, या दोन्ही गोष्टी तिथं साध्य झाल्या। त्याच्यामुळे हा मोठ्या प्रमाणात सण साजरा करण्यात आला। गणपती बाप्पाला घेऊन तिथे गेट टुगेदर करायचं, त्याच्याबद्दल मग ते इंग्रजांच्या विरुद्ध कुठलं काय, कसं काय पुढचे पाऊल घ्यायचे, त्याच्यासाठी या गोष्टी लोकमान्य टिळकांनी त्यावेळेस घडवण्याचा प्रयत्न केला असावा, असं माझं मत है। मैं सर आपको बता दूं, सर बोल रहे हैं कि जो गणपति का स्थापना किया गया था 1893 में, लोकमान्य तिलक साहब के माध्यम से उन्होंने इसकी स्थापना की थी। उसके पीछे मकसद ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत सारी बंदिशें थी लोगों पर मिलने जुलने में, बात करने में, ताकि उनको लोगों को आसानी हो इस बहाने
विचार विनिमय करने में, एक मंच पर बैठने में, अपना दुख दर्द तकलीफ समस्याएं समझने में और लोगों से बात करने में। तो सर मैं इसी सिलसिले में आज के संदर्भ में इस बात को ये देखता हूँ कि आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो आज़ाद तो हम हो गए हैं, देखा जाए तो वो, लेकिन फिर भी लोगों में एकता उतनी नहीं है। तो आज का जो ये मंच है हमारा गणपति का जो ये उत्सव है 10 दिन का है, काफ़ी बड़ा होता है, देखा जाए तो लोगों में एकता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ लोग एक नहीं हो पाते हैं। लोग जातियों में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, ऊंच नीच में बटे हुए हैं, गरीब अमीर में बटे हुए हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि नहीं हम लोग इसमें अभी सफल नहीं हुए, इसमें काफ़ी समय लगेगा? ये जो चीज़ आपने बताई है, हाँ, मराठी में बोल सकते हैं। मराठी यस यस। प्रत्येकाचा आपापला एक वेगळा समुदाय आहे. हाँ हाँ प्रत्येकाची जाती वेगळी, भरपूर असे वेगळे लोक आहेत. पण काही लोक, आता मीरा भाईंदर मी बोललो ना, ही कॉस्मो सिटी आहे, इथे हिंदू मुस्लिम सिटी, मुस्लिम लोक जेव्हा गणपती जाते मीरा भाईंदरमधून, मी स्वतः बघतो, शिवार गार्डन असेल किंवा नयानगरमधून जाते, ते फुलांचा वर्षाव करतात, गुलाल टाकतात. हे मी स्वतः बघितलेलं आहे. म्हणजे आपण बोलू शकत नाही, कुठे 10% 20% लोक त्याच्या विरुद्ध असू शकतात, पण 80% लोकांना वाटते की सगळे एकत्र राहावं, सगळ्यांनी म्हणजे एकमेकाची दोस्ती यारी, आपलं पण शेअर करावं, अपने दुख अपने सुख शेयर करावं. लेकिन सर अभी भी जो है भाषा के नाम पर लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, फिर इस क्योंकि अगर सांप्रदायिक सौहार्द दिखाने की जिम्मेदारी किसी एक समुदाय की तो है नहीं, सबकी है ना, ये भी तो गलत है. सही बात है. हाँ, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हम थोड़ा सा बोलिए भाषा के बारे में. ये वो मैं भी बोलना चाहता हूँ कि अगर मतलब मैं फ्रांस में जाऊंगा तो फ्रेंच मुझे आना चाहिए. नहीं ज़रूरी नहीं है. एक मतलब फ्रेंच, ये वहाँ पे फ्रेंच आना चाहिए. अभी कहीं पे भी, अभी मैं हूँ, मेरे समाज बंजारा समाज है. मेरा समाज बंजारा है, तो मैं घर में मेरी बोली भाषा में पहले उसको प्राधान्य देता हूँ. मैं अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को भी मैंने वो भाषा सिखाई है, क्योंकि वो लुप्त ना हो. हमें डर लगता है कि हमारी भाषा को लुप्त ना हो, क्योंकि दूसरी भाषा हमारे भाषा के ऊपर आके बैठ जाए और हमारी भाषा लुप्त ना हो. हम अपनी संस्कृति को टिकाना चाहते हैं, और शायद यही चीज़ है कि वो मतलब मराठी भाषा को डर लगता है. हाँ, तो वो भाषा को आगे प्रोत्साहन देना चाहिए. और अभिजात भाषा का भी उनको ये मिला है, मराठी भाषा को, तो मराठी भाषेला अभिजातचा दर्जा दिलेला आहे. त्याच्यामुळे मराठी भाषाचा आणि तो अभिमान आहे प्रत्येकाला. प्रत्येकाच्या भाषेला प्रत्येकाचा अभिमान आहे. पंजाबी भाषेला त्यांचं, पंजाबमध्ये गेला तर पंजाबीमध्येच बोलणार, ते हिंदीमध्ये किंवा याच्यामध्ये नाही बोलत. तेलुगूकडे गेलं तर ते निव्वळ तेलुगू, आपल्याला तर ते तेलुगूसुद्धा येत नाही, म्हणजे ते समजा नाही. पंजाबी तरी थोडंफार, किंवा तुम्ही गडवाली वगैरे त्या साईडला गेले ते त्या साईडला त्यांची भाषा, आणि यायचं असं म्हणजे यायला पाहिजे. प्रत्येक भाषाच प्रत्येकाला यायला पाहिजे, समजली पाहिजे. आता काही ठिकाणी मी शिर्डीला वगैरे काही वेळा गेलो, तिथला जो स्टाफ आहे ते उर्दूमध्ये, त्या साऊथ इंडियन लोकांना उर्दूमध्ये बोलतात. उर्दूमध्ये म्हणजे त्यांनी अवगत केली ती भाषा, कारण साऊथ इंडियन मोठ्या प्रमाणात तिथे येतात आणि त्यांना हिंदी येत नाही. त्याच्यामुळे ते त्यांनी साऊथच्या ज्या भाषा आहेत, तेलुगू, मल्याळम वगैरे, त्यांनी अवगत करून घेतल्या. कारण की साईबाबा संस्थांनी बी त्यांना तसं, म्हणजे त्यांना कळलं पाहिजे, त्यांना बी दोघांचं इंटर कनेक्शन झालं पाहिजे, किंवा एकमेकाच्या लँग्वेजमध्ये समजलं पाहिजे, कुठं बसायचं, कुठं उठायचं, कुठून चालायचं, या गोष्टी. सर जो जैसे मेरे जैसे जो लोग बाहर से आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो मराठी समझते तो हैं, सीख नहीं पाए हैं अभी, तो क्या सरकार की तरफ से या महानगर पालिका की तरफ से कोई ऐसा मंच है, कोई ऐसा प्रयास है, कोई सिस्टम है जहाँ पर भाषा को लेकर के कुछ सिखाया जाता हो या पढ़ाया जाता हो, या कुछ ऐसा हो? ऐसा कुछ ये कैसे, क्योंकि बहुत सारी शालाएं हैं आपकी, तो हो सकता है. मतलब ये एक्चुअली इसके लिए प्रावधान करना भी चाहिए, करना चाहिए कि ये चीज़ आसान तरीके से कैसे सीख सकता है, आसान तरीके से सीख. नहीं, अभी सर कैसे यूट्यूब पे सारे, अभी तो ISBT यूट्यूब पे वो पढ़ाई कर रहे हैं. यूट्यूबर उनको सिखा रहे हैं. यूट्यूब तो सबसे अच्छा माध्यम है. तो और अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अच्छा आ गया. वो तो हम सोचने से भी पहले वो बोल देता है. बराबर, ये भी है सर. चलिए सर, हम लोग इंटरव्यू के आखिर में बढ़ते हैं, और थोड़ा आपका जो प्रोफेशन है, जो स्वच्छता को लेकर के जो क्षेत्र आपका है, अभी जैसे कुछ एक घटना हुई थी हाल ही में, यहाँ पर कुछ अधिकारी आ रहे हैं और उसका सामान उठा रहे हैं अधिकारी दुकान में से, तो
ऐसा सामान कोई किसी का उठा सकता है कि इसका कोई अधिकार रहता है? कौन से कानून के तहत? नहीं सर, मैं उसका समर्थन नहीं, सामान्य उठाने का समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि देखिए सर, शायद कहीं ना कहीं प्लास्टिक बैन हम लोग क्यों करना चाहते हैं सर? एमपीसीबी है, सीपीसीबी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उन्होंने कायदे किए हैं। अगर आपके पास आप प्लास्टिक 51 माइक्रोन से कम वाला प्लास्टिक यूज़ करोगे, प्लास्टिक मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक बोलते हैं उसको, प्लास्टिक तो अभी मेडिकल यूज़ के लिए प्लास्टिक अलाउड किया गया है, रैपिंग के लिए अलाउड किया गया है, और जो अभी इसमें वो मेडिकल वाले ने प्लास्टिक क्यों रखा है? और इतना बड़ा प्रोफेशनल, तो वो तो मेडिसिन दे रहा है ना लोगों को। मेडिसिन देना यानी एक डॉक्टर की तरह उसको देखा जाता है मेडिकल वाले। तो अगर कायदे में रहेंगे तो हम फायदे में रहेंगे, और फायदा किसको? इकोसिस्टम को फायदा होगा सर। और शायद मैंने बोला ना सर, मैं सामान उठाने का मैं बिल्कुल उनको समर्थन नहीं करना चाहता, लेकिन अभी प्लास्टिक बंदी के लिए भी आगे सख्त कायदे जो है, मतलब पहले जो है 5,000 का फ़ाइन, 10,000 का फ़ाइन, उसके बाद 25,000 का, उसके बाद FIR, ऐसे जो नॉर्म्स फाइन है सर, नॉर्म्स है। तो फाइन मारने से पहले आप कोई उनको नोटिफिकेशन देते हैं? अचानक छापा मारते हैं, पकड़ लेते हैं, तब फाइन करते हैं, या कुछ नोटिफिकेशन देते हैं? नहीं सर, देखिए सर, अभी जो चीज़ गवर्नमेंट ने बैन करी है, अभी मुझे मालूम है कि गुटखा बैन है। हाँ। तो गुटखा मैं रखूँगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी या मुझ पर ये करेगी, तो हमें तो पता है ना। तो प्लास्टिक 51 माइक्रोन, अभी मैं अगर मैं कोई दुकानदार, मैं दुकान बनाना चाहता हूँ, तो मैं मेरे रिलेटेड सारे रूल्स मुझे पता होने चाहिए, उनको पता होने चाहिए। 51 माइक्रोन की ही थैली उसने यूज़ करनी चाहिए, उसको मालूम करना चाहिए। तो हम लोग पहले बोल देते हैं कि एमपीसीबी का ये ऐप है महाराष्ट्र कंट्रोल बोर्ड का, या तो आपने जैसे अभी जिक्र किया कि AI है, AI से पूछो ना, अरे कौन सा प्लास्टिक चल रहा है महाराष्ट्र में, कौन सा किसको क्या, वो AI 1 मिनट में आपको बता देगा। सिंपल बात है। और इससे क्या होता है ना, ये गलत मैसेज भी जाता है, गलत, और उन्होंने जो उठाया उसका समर्थन तो नहीं है सर अपना। नहीं, लेकिन सरकार की भी तो जिम्मेदारी है कि अगर ऐसे कुछ रूल लाए हैं टफ जो है, इतने 25,000 फाइन हैं, तो उसका कुछ अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए ताकि लोग अवेयर रहें और गलतियां ना करें और फाइन नहीं भरना पड़े उनको। सर अभी मीरा भाईंदर महानगर पालिका कब मैं बात करूंगा सर, मीरा भाईंदर महापालिका ने पिछले साल 1,10,00,000 रुपए हमने फ़ाइन वसूल किया है सर। हमारे कमिश्नर सर की कैप्टनसी में 1,10,00,000, ये पीछे मतलब पूरे साल का मैं रिव्यू दे रहा हूँ आपको। 1,10,00,000 के ऊपर भी हो गया रहेगा। तो इतना फ़ाइन हमने, मतलब लिटरिंग, मतलब कचरा फेंकना, गंदगी करना, गैरेज का गंदगी है, ऐसे बहुत लोगों को हमने फ़ाइन डिप्लॉय किया है उन पे। और हमने 1,10,00,000 रुपए हमारे कमिश्नर सर और डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सचिन बांगर साहब, इनके अच्छा बात है, फाइन भरना चाहिए, उससे महानगर पालिका की इनकम बढ़ती है। लेकिन इनकम बढ़ना सर, इनकम बढ़ना ये महापालिका को ये रास्ता नहीं है। मतलब हमारा एम क्या है, पब्लिक को पता चले कि हमें क्यों। अभी मुझे सिग्नल, जब मैं निकलता हूँ, आपको मैं अपनी पर्सनल ये देता हूँ, मुझे पुलिस पहचानते हैं, लेकिन मैं खुद यहाँ से हेलमेट नहीं, लेकिन पुलिस को देख के मैं हेलमेट डाल के मैं सिग्नल क्रॉस करता हूँ, क्योंकि मुझे डर है वो चीज़ का। और मुझे शेमलेस भी लगता है कि अरे मुझे बेवजह, अरे आप ही नहीं कर रहे हो। नहीं, सही बात है, जिम्मेदार बनना है। और लिटरिंग जो करते हैं, मीरा भाईंदर स्वच्छ सिटी है, अभी हम सबको बोलते हैं डस्टबिन यूज़ करो, डस्टबिन यूज़ करना चाहिए ना। जब आप पैसा तो घर पे लेके जाते हैं, सारे दुकानदार रात को अपना गल्ला साफ करके घर पे लेके जाते हैं, लेकिन कचरा रास्ते पे छोड़ते हैं। वो डस्टबिन के अंदर रखना चाहिए हर दुकानदार। सबसे बड़ी समस्या है पॉलीथीन पॉलीथीन के इस्तेमाल की, और वो इतने प्रयास के बावजूद भी आज तक जो है चालू ही है, ख़त्म नहीं हो पाया। तो उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं सर? अभी हमने हमारे ऑनरेबल कमिश्नर सर ने ये जो रिसाइक्लेबल जो है, एमपीसीबी ने कुछ रिसाइक्लेबल जो स्टार से बनते हैं पॉलीथीन जो मिक्स होते हैं, जो पानी में 10 मिनट में घुल जाते हैं, तो ऐसे अथॉराइज पर्सन की मीटिंग भी ली थी
लास्ट टाइम, अच्छा। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने। तो उनके लिए हमने समिति के अनुसार उनको एक रिटेलर की जगह हम लोग देने का प्रयास हमारा चल रहा है। तो वहाँ से लोग जिनको ये सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं यूज करना है, रिसाइक्लेबल प्लास्टिक वहाँ पे कुछ सब्सिडी में मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, वैसा प्रयास मिलना चाहिए कि दुकानदार की मजबूरी है, वो कैसे सामान को देगा। सही बात है। तो चलिए सर, बहुत समय हमारा हो गया इसमें, और मैं समझता हूँ कुछ और अगर आप कहना चाहें तो इसको वाइंड अप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दोस्तों, आपने भी इतना समय निकाल के हमारा वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया आजकल टीवी नाम से हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। कुछ इस वीडियो के बारे में कहना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स है, उसमें ही कमेंट करें और लाइक कर दें। धन्यवाद। थैंक यू सर।